जय हिंद। सेकंड फेज में क्या क्या रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हुई उस सब के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले वाले सेशंस में ख़त्म कर दी थी। आज से हम पढ़ेंगे साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट के बारे में। आज के सेशन में हमें दो तीन टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है। एक तो हम बात करेंगे अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। इसी इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन को पॉपुलरली बुलाया जाता है साइमन कमीशन। जब साइमन कमीशन को सेटअप किया गया तो इंडियंस ने किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया उसके बारे में भी आज अपने को बातचीत करनी है। इस इंडियन रिस्पांस के अगेंस्ट में पुलिस ने किस तरीके से रिएक्ट किया उसको भी आज अपन पढ़ेंगे। और फाइनली हम देखेंगे कि साइमन कमीशन के कॉन्टेक्स्ट में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का क्या स्टैंड था। इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज अपने को पढ़ना है, बातचीत करनी है। देखो शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में लिख दिया गया था कि आज से 10 साल के बाद एक कमीशन को अपॉइंट किया जाएगा और इस कमीशन का काम होगा इंडिया में गवर्नेंस के स्कीम को स्टडी करना, देखना कि इंडिया में गवर्नेंस ठीक तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है, और अगर नहीं चल रहा है तो क्या रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, क्या नए स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। बहुत सिंपल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ये लिख दिया गया था कि आज से 10 साल के बाद मतलब 1929 में एक कमीशन को अपॉइंट किया जाएगा और इस कमीशन का काम होगा टू स्टडी द प्रोग्रेस ऑफ गवर्नेंस स्कीम इन इंडिया। और इसी के चलते सेटअप किया गया था इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन को। इस इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन को ही पॉपुलरली बुलाया जाता है साइमन कमीशन। जब इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन को सेटअप किया गया तो उस टाइम पे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे स्टैनली। तो स्टैनली साहब ने इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन को सेटअप किया और इसको सेटअप किया गया था, और ये इंपॉर्टेंट है, नवंबर 8, 1927 को। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में लिखा गया था कि आज से 10 साल के बाद मतलब 1929 में एक कमीशन को अपॉइंट किया जाएगा। कमीशन को अपॉइंट किया गया, सेटअप किया गया, उसको बुलाया गया इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन या जिसको पॉपुलरली बुलाया जाता है साइमन कमीशन। लेकिन इसको सेटअप कर दिया गया नवंबर 8, 1927 को, जो टाइम पीरियड था उससे 2 साल पहले ही। और अब सवाल आता है कि 2 साल पहले 1927 में ही साइमन कमीशन को क्यों सेटअप किया गया, और उसके भी अपने कई सारे रीजंस हैं। एक तो ये कि उस टाइम पे ब्रिटेन में होती थी कंजर्वेटिव पार्टी की गवर्नमेंट और इलेक्शंस होने वाले थे। कंजर्वेटिव गवर्नमेंट को ये डर था कि इस बार वो इलेक्शंस हार जाएंगे और सरकार बनेगी लेबर पार्टी की। कंजर्वेटिव गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि उनकी सबसे प्रेशियस कॉलोनी इंडिया का फ्यूचर जो है वो लेबर पार्टी डिसाइड करे। कंजर्वेटिव गवर्नमेंट खुद से इंडिया के फ्यूचर के लिए जो भी करना है उसको डिसाइड करके जाना चाहती थी, और इसलिए पहले ही इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन को अपॉइंट कर दिया, सेटअप कर दिया। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को लाया गया था इस उम्मीद के साथ में कि इस एक्ट में जो भी लिखा हुआ है, जो भी रिफॉर्म्स हैं, उसके थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट की पोजीशन थोड़ी मजबूत होगी इंडिया में, और इंडियंस जो यूनाइट हो रहे हैं, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहे हैं, उसमें थोड़ी कमी आएगी। बट ऐसा हुआ नहीं। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है ये अपने पर्पस को फुलफिल करने में फेल हो गया। इनफैक्ट उल्टा हुआ। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लाया गया उसके बाद ही बड़ा पॉपुलर, बड़ा मास मूवमेंट एनसीएम हुआ, जिसमें इंडियंस ने बड़ा सिग्निफिकेंटली चैलेंज किया ब्रिटिश गवर्नमेंट को। इसके बाद ही सेकेंड फेज ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी शुरू हो गया था। मतलब जो डिजायर्ड रिजल्ट्स थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से, एक्सपेक्टेड जो थे वो नहीं मिले, और सरकार को लगा कि अगर अब हमने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स नहीं किए तो इंडियंस फर्दर यूनाइट हो जाएंगे और ज़्यादा हमें चैलेंज करेंगे और स्ट्रांगली हमें चैलेंज करेंगे। तो इसलिए भी इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन को सेटअप कर दिया गया 2 साल पहले ही, नवंबर 8, 1927 में। और फिर जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को लाया गया था तो उसके बाद कई सारे कमीशंस को सेटअप किया गया था, और ये कमीशंस अपने रिकमेंडेशंस में कई सारे रिफॉर्म्स की बातचीत कर रहे थे। इन रिफॉर्म्स को टोटलिटी में स्टडी करने के लिए, समझने के लिए भी इस इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन को 1927 में ही सेटअप कर दिया गया। अच्छा, ये कमीशंस कौन कौन से हैं, इन्होंने क्या रिकमेंडेशंस दी? रिकमेंडेशंस मेरे हिसाब से याद करना उतना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे हिसाब से उतना रिक्वायर्ड नहीं है। हाँ, कमीशन कब अपॉइंट किया गया और उस कमीशन का काम क्या था, ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। अपन 3 कमीशंस के बारे में पढ़ेंगे। ली कमीशन को अपॉइंट किया गया 1923 में। ली कमीशन को ओरिजिनली बुलाया जाता है रॉयल कमीशन ऑन सुपीरियर सिविल सर्विसेज इन इंडिया। बेसिकली इंडिया में सिविल सर्विसेज को स्टडी करने के लिए, सिविल सर्विसेज की कंडीशन को स्टडी करने के लिए, उनके रिक्रूटमेंट के मेथड को स्टडी करने के लिए ली कमीशन को अपॉइंट किया गया था 1923 में।
फिर आई मुडीमन कमेटी। मुडीमन कमेटी का ओरिजिनल नाम था रिपोर्ट ऑफ रिफॉर्म्स इंक्वायरी कमेटी, और इसको सेटअप किया गया था 1924 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया था उसकी वर्किंग को स्टडी करने के लिए सेटअप किया गया था मुडीमन कमेटी को इन 1924। और फिर द वेरी फेमस लिनलिथगो कमीशन। लिनलिथगो कमीशन जो है उसका ओरिजिनल नाम था रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर। इस लिनलिथगो कमीशन को 1926 में सेटअप किया गया इंडिया में एग्रीकल्चर की कंडीशन को स्टडी करने के लिए, इंडिया में क्या एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है उसको स्टडी करने के लिए। ये जो लिनलिथगो कमीशन है ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी 1928 में। तो कमीशंस के नाम याद रख लो। ली कमीशन कब अपॉइंट की गई? 1923 में। काम क्या था? सिविल सर्विसेज को स्टडी करना। दूसरा, मुडीमन कमेटी कब अपॉइंट की गई? 1924 में। काम क्या था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया था उसके वर्किंग को स्टडी करना। और तीसरा, लिनलिथगो कमीशन कब सेटअप किया गया? 1926 में, इंडिया में एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स को स्टडी करने के लिए। ये जितने भी कमीशंस थे उनकी रिकमेंडेशंस जो भी थी उन रिकमेंडेशंस को इन टोटलिटी स्टडी करने के लिए। दूसरा, कंजर्वेटिव गवर्नमेंट का ये डर कि वो अगले चुनाव में हार जाएंगे और इंडिया का फ्यूचर जो है वो लेबर पार्टी के हाथ में चला जाएगा। और तीसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत जो डिजायर्ड था वो रिजल्ट्स नहीं मिले। इस सब के बैकड्रॉप में इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन को या साइमन कमीशन को सेटअप किया गया नवंबर 8, 1927 को। इस इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन में 7 मेंबर्स थे, लेकिन बड़ी बात यह है कि ये जितने भी 7 मेंबर्स थे ये सारे ब्रिटिशर्स थे। इसमें किसी भी इंडियन को इंक्लूड नहीं किया गया, इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। और ये बड़ी बात है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ये कह रही है कि इंडिया में गवर्नेंस की स्कीम कैसे चल रही है उसको स्टडी करना है, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को स्टडी करना है, लेकिन इंडियंस का ओपिनियन नहीं लिया जाएगा। एक ऐसी कमीशन को सेटअप कर दिया गया है जिसमें सारे के सारे मेंबर्स ब्रिटिशर्स हैं। इंडियंस नाराज होंगे या नहीं होंगे? बट ऑब्वियसली बात है इंडियंस नाराज होंगे। इंडियंस बोलेंगे कि भाई हमारे कंट्री में आप कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करने वाले हो, कम से कम हमसे तो पूछो। और इसी के चलते इंडियंस इस इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन को, इस साइमन कमीशन को बॉयकॉट भी करेंगे। अच्छा, साइमन कमीशन इसका नाम कैसे पड़ा? बिकॉज इसके चेयरमैन थे सर जॉन साइमन। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो इस कमीशन की जॉइंट चेयरमैनशिप थी, 2 चेयरमैन थे इसके, सर जॉन साइमन और क्लीमेंट एटली, जो कि आगे चल के ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर भी बनेंगे। लेकिन जो मेन चेयरमैन थे वो थे सर जॉन साइमन, और उन्हीं के नाम से इस कमीशन को पॉपुलरली बुलाया जाता है साइमन कमीशन। ओरिजिनल नाम क्या था? इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। और काम क्या था इसका? ये देखना कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या करने की ज़रूरत है, क्या इंडिया तैयार है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए, और अगर रिफॉर्म्स करने हैं तो कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स किए जाने चाहिए उसके रिगार्डिंग रिकमेंडेशंस देना। बहुत बेसिक सिंपल सी बातचीत एक बार फिर से अपन देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में लिखा गया था कि 10 साल के बाद 1929 में एक कमीशन को अपॉइंट किया जाएगा। कमीशन को अपॉइंट किया गया जिसका नाम था इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, या जिसको पॉपुलरली बुलाया जाता है साइमन कमीशन। लेकिन इसको अपॉइंट कर दिया गया, इसको सेटअप कर दिया गया नवंबर 8, 1927 को ही। 2 साल पहले ही सेटअप कर दिया गया। 2 साल पहले क्यों सेटअप किया गया उसके रीजंस अपन ने देख लिए। इस कमीशन में 7 मेंबर्स थे, लेकिन इन 7 में कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। मतलब इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स किए जाएंगे लेकिन इंडियंस का ओपिनियन नहीं लिया जाएगा। इस कमीशन के चेयरमैन थे सर जॉन साइमन। हालांकि इसके एक दूसरे चेयरमैन भी थे जिनका नाम था क्लीमेंट एटली, लेकिन जो मेन चेयरमैन थे वो थे सर जॉन साइमन, और इन्हीं के नाम से इसको पॉपुलरली बुलाया जाता है साइमन कमीशन। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है, तो लाइक का बटन दबा दो। ये तो बिना बोले दबा दिया करो, बट अगर अभी तक नहीं दबाए तो दबा दो। शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, या जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन साइमन कमीशन को सेटअप कर दिया गया है 1927 में। इस कमीशन में एक भी इंडियन मेंबर नहीं है, तो इंडियंस किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे? बट ऑब्वियसली बात है इंडियंस गुस्सा होंगे, और इंडियंस ने ऑलमोस्ट यूनानिमसली एक साथ ही डिसाइड किया कि इस कमीशन को बॉयकॉट किया जाएगा। और बॉयकॉट करने के पीछे रीज़न क्या है? बिकॉज इस कमीशन में एक भी इंडियन मेंबर नहीं है। कांग्रेस का सेशन हुआ मद्रास में। इस मद्रास सेशन में प्रेसिडेंट थे M.A. अंसारी। सेशन हुआ दिसंबर 1927 में, और इस सेशन में कांग्रेस ने डिसाइड किया कि साइमन कमीशन को बॉयकॉट किया जाएगा।
इस मद्रास सेशन में ही नेहरू साहब का एक स्नैप रेजोल्यूशन अबाउट कंप्लीट इंडिपेंडेंस, स्नैप रेजोल्यूशन का मतलब एक तरीके से पासिंग रेजोल्यूशन, जिसमें बोला गया कि कांग्रेस का गोल आज से कंप्लीट इंडिपेंडेंस, प्रॉपर रेजोल्यूशन कंप्लीट इंडिपेंडेंस का, पूर्ण स्वराज का पास किया जाएगा कांग्रेस के लाहौर सेशन में। लेकिन इस मद्रास सेशन में दिसंबर 1927 में ये रेजोल्यूशन, स्नैप रेजोल्यूशन पास कर दिया गया और ये बोल दिया गया कि कांग्रेस का गोल है कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और जो मेन इंपॉर्टेंट चीज हुई इस मद्रास सेशन में वो क्या थी कि साइमन कमीशन को बॉयकॉट किया जाएगा। मद्रास सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे? M.A. अंसारी। अच्छा, कांग्रेस ने बोला कि हम साइमन कमीशन को बॉयकॉट करेंगे बिकॉज इसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं है, और इसको ऑलमोस्ट यूनानिमस सपोर्ट मिला। हिंदू महासभा का जो लिबरल ग्रुप था, जो कि मेजॉरिटी लोग थे, उन्होंने डिसाइड किया कि हाँ साहब, हम साइमन कमीशन को बॉयकॉट करेंगे, हम कांग्रेस के साथ में स्टैंड करते हैं। मुस्लिम लीग का जो मेजॉरिटी सेक्शन था, जिसको लीड कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना, वो भी डिसाइड करेगा कि हम साइमन कमीशन को बॉयकॉट करेंगे और हम कांग्रेस के साथ में स्टैंड करेंगे। जो मेजॉरिटी सेक्शन था मुस्लिम लीग का, जिसको लीड कर रहे थे जिन्ना, उनका सेशन हुआ कलकत्ता में 1927 में। इन्होंने तो बोला कि हम साइमन कमीशन को बॉयकॉट करेंगे, लेकिन मुस्लिम लीग का एक छोटा सा सेक्शन था जिसको लीड कर रहे थे मोहम्मद शफी, ये बोलेंगे कि हम गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे, हम साइमन कमीशन को सपोर्ट करेंगे, हम साइमन कमीशन को बॉयकॉट नहीं करेंगे। बट मेजॉरिटी जो था, जो मेन ग्रुप्स थे उस दौर के, वो सब साइमन कमीशन को बॉयकॉट करेंगे। कुछ छोटे छोटे ग्रुप्स, जैसे ये जो मोहम्मद शफी की लीडरशिप में मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे, ये सपोर्ट करेंगे साइमन कमीशन को। पंजाब में यूनियनिस्ट जो हैं वो सपोर्ट करेंगे साइमन कमीशन को। और साउथ में एक जस्टिस पार्टी थी, ये जो जस्टिस पार्टी है मद्रास में हुआ करती थी, ये भी सपोर्ट करेगी साइमन कमीशन को। और इनके अपने रीजंस थे, जैसे ये जो जस्टिस पार्टी है ये नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी थी, और नॉन ब्राह्मण्स को डर इस बात का तो था ही कि ब्रिटिशर्स हमें सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन इसका भी डर था कि जो सो कॉल्ड हायर कास्ट है, जो ब्राह्मण क्लास के लोग हैं, वो भी हमें एक्सप्लॉइट करते हैं। और कांग्रेस को हाई कास्ट की पार्टी के तौर पे देखा जाता था। तो ये जो जस्टिस पार्टी है ये बोलेगी कि नहीं नहीं साहब, हम तो साइमन कमीशन को सपोर्ट करेंगे, हम उसको बॉयकॉट नहीं करेंगे। इनफैक्ट अगर आपको याद हो तो जब एनसीएम लॉन्च किया गया था तो गांधी जी ने कहा था बॉयकॉट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, और इस बॉयकॉट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल को सभी ने सपोर्ट किया था, ऑलमोस्ट सभी ने। लेकिन जस्टिस पार्टी इसको सपोर्ट नहीं करेगी, जस्टिस पार्टी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेगी, बिकॉज इनको वो दूसरा डर भी तो है कि जो ब्राह्मण्स हैं, ये जो हाई कास्ट के लोग हैं, ये हमें एक्सप्लॉइट करेंगे, हम इनके साथ में मिलकर नहीं चल सकते हैं। बट हाँ, मेजरली लार्जर स्केल पे देखें तो जितने भी मेजर लीडर्स थे और जितने भी मेजर ग्रुप्स थे, वो सब साइमन कमीशन को बॉयकॉट करेंगे। साइमन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया था 1927 में। साइमन कमीशन इंडिया आता है और बॉम्बे में लैंड करता है ऑन February 3, 1928। इंडिया कब आया साइमन कमीशन या साइमन कमीशन के मेंबर्स? 1928 में। और जैसे ही ये लोग इंडिया आएंगे, इंडिया में लंबा चौड़ा हड़ताल ऑर्गेनाइज किया जाएगा, मास रैलीज को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। जहाँ जहाँ साइमन कमीशन के मेंबर्स जाएंगे वहाँ पे काले झंडे दिखाए जाएंगे और एक फेमस स्लोगन दिया जाएगा, गो बैक साइमन या साइमन गो बैक। ये स्लोगन इतना पॉपुलर हुआ कि बातचीत चलती है कि ये स्लोगन दिया किसने था। कुछ लोग कहते हैं कि ये स्लोगन दिया था यूसुफ साहब ने। यूसुफ साहब जो कि उस टाइम पे बॉम्बे के मेयर हुआ करते थे और ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के मेंबर हुआ करते थे। कुछ लोग कहते हैं कि यूसुफ साहब ने ये साइमन गो बैक का स्लोगन दिया, और कुछ लोग कहते हैं कि लाला लाजपत राय साहब ने ये साइमन गो बैक का स्लोगन दिया। बेहद पॉपुलर हुआ। यही दौरान जब ये साइमन कमीशन के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट चल रही थी, इसी दौरान बहुत सारे यंग लोगों का पार्टिसिपेशन देखने को मिला। और यंग लोग जो हैं वो थोड़ा मिलिटेंट फ्लेवर भी लेके आएंगे, वो थोड़ा अग्रेसिव अप्रोच भी लेकर आएंगे। इसी दौरान नेहरू साहब और सुभाष चंद्र बोस साहब यंग लीडर्स के तौर पे इमर्ज होंगे। यंग लोगों को, स्टूडेंट्स को ये लोग लीड करेंगे इस पूरे प्रोटेस्ट के दौरान। और इसी साइमन कमीशन के दौरान सेकेंड फेज ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का जो सीड है वो भी शो कर दिया जाएगा। अपन ने ये पढ़ा हुआ है कि जब एंटी साइमन कमीशन की प्रोटेस्ट हो रही होंगी, उसी में लाला लाजपत राय साहब को लाठी लगेगी, जिसकी वजह से ही विल डाई, एक तरीके से ही विल बी किल्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और इसी से नाराज होकर एचआरए के जो मेंबर्स हैं, जो कि रिवॉल्यूशनरीज थे, वो इंडिविजुअल हीरोइक एक्शंस पे फोकस करने की शुरुआत करेंगे एक बार फिर से। क्या रिस्पॉन्स था? पूरे कंट्री में हड़ताल हुए, मास रिलीज हुई, काले झंडे दिखाए गए, साइमन गो बैक का स्लोगन दिया गया। फिर इसके अलावा
यंग लोगों ने खूब बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया इसमें। नेहरू और बोस साहब जो हैं वो यंग लीडर्स के तौर पे इमर्ज होंगे। इसी दौरान रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की भी थोड़ी बहुत शुरुआत हो जाएगी और इस बैकड्रॉप में फिर आगे चल के सेकेंड फेज ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ होगा, जिसके बारे में अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। अच्छा, पुलिस का क्या रिएक्शन था, या ये कहें कि सरकार का क्या रिएक्शन था? बड़ा सिंपल। नेहरू जो कि यंग लीडर थे, जीवी पंत जो भी उस टाइम पे यंग लीडर थे, इन दोनों को लखनऊ में पीटा गया, ब्रूचली पीटा पुलिस ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू और जीवी पंत को, क्योंकि तब इतने पॉपुलर लीडर्स नहीं थे। तब ये उस टाइम पे यंग लीडर्स हुआ करते थे। लाला लाजपत राय साहब का अपने को पता है कि लाला लाजपत राय साहब को लाठी चार्ज के दौरान एक लाठी लगी अक्टूबर 1928 में, प्रोटेस्ट के दौरान ही, एंड ही विल अल्टीमेटली डाई बिकॉज ऑफ दिस इंजरीज ऑन नवंबर 17, 1928। बहुत सिंपल बेसिक सी बातचीत। अच्छा, अपन ने ये देख लिया कि जितनी भी मेजर पार्टीज थी, जितने भी मेजर ग्रुप्स थे, उन सब ने साइमन कमीशन को बॉयकॉट किया। कुछ छोटे छोटे जस्टिस पार्टी जैसे या पंजाब में यूनिस्ट जैसे जो ग्रुप्स थे या पार्टीज थी, वो साइमन कमीशन को सपोर्ट करेंगे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का क्या स्टैंड था? देखो, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को बॉम्बे की लेजिस्लेटिव काउंसिल ने अपॉइंट किया साइमन कमीशन के साथ मिलकर काम करने के लिए, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसके साथ में अग्री करेंगे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साइमन कमीशन को बॉयकॉट नहीं करेंगे और उसके अपने रीजंस हैं। रीजंस क्या हैं वो अपन देखेंगे। अक्टूबर 1928 में अम्बेडकर साहब कमीशन में जाएंगे, वहाँ पे अपनी बातचीत को रखेंगे। अम्बेडकर साहब क्या बोलेंगे? अम्बेडकर साहब बोलेंगे कि एक तो मेल फीमेल दोनों लोगों को यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मिलनी चाहिए, राइट टू वोट मिलना चाहिए। दूसरा बोलेंगे कि प्रोविंसेस को प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी जानी चाहिए, सेंटर में डायरकी को स्टैब्लिश कर दिया जाना चाहिए। ये रिकमेंडेशंस दे रहे हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साइमन कमीशन के सामने कि एक तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज दो आदमी औरत दोनों को, दूसरा प्रोविंसेस को प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दो, सेंटर में डायरकी को स्टैब्लिश करो, तीसरा अंबेडकर साहब जो है एक मेमोरेंडम ऑफ राइट्स एंड सेफगार्ड्स सबमिट करेंगे, जिसमें बात की जाएगी डिप्रेस्ड क्लास के राइट्स के बारे में, उनके सेफगार्ड्स के बारे में, कि डिप्रेस्ड क्लास को सरकार को क्या राइट्स देने चाहिए, क्या सेफगार्ड्स प्रोवाइड करनी चाहिए, उसकी भी बातचीत, उसका भी मेमोरेंडम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने साइमन कमीशन के सामने रखा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने यह भी कहा कि हिंदू कम्युनिटी और डिप्रेस्ड क्लास के बीच में कोई भी लिंक नहीं है, हिंदू कम्युनिटी से अलग रख के सेपरेट एंटिटी के तौर पर ट्रीट किया जाए डिप्रेस्ड क्लास को। डॉक्टर अम्बेडकर साहब बोलेंगे कि ये जितनी भी डिप्रेस्ड क्लास है इसको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, जैसे इसको सीट्स में रिजर्वेशन मिलना चाहिए, इसको एजुकेशन के लिए फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। मतलब अम्बेडकर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि डिप्रेस्ड क्लास को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, ये जो डिप्रेस्ड क्लास है ये हिंदू कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है, इसको एक सेपरेट एंटिटी के जैसे देखा जाए, बिकॉज इनको हद से ज़्यादा ऑप्रेस किया जाता है और इनके अपलिफ्टमेंट के लिए सरकार को काम करने की ज़रूरत है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देने की ज़रूरत है, कुछ राइट्स देने की ज़रूरत है, कुछ सेफगार्ड्स देने की ज़रूरत है। अगर सिंपल लैंग्वेज बोलें तो अंबेडकर साहब ने साइमन कमीशन को बॉयकॉट नहीं किया था, और उनका रीज़न क्या था? बिकॉज उनको दिख रहा था कि यही कम्युनिटी जो कि कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रही है, यही सो कॉल्ड हाई कास्ट की जो कम्युनिटी है, वो डिप्रेस्ड क्लास के लोगों को एक्सप्लॉइट करती है, दबाती है, और रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अंबेडकर साहब को लग रहा था कि साइमन कमीशन के सामने जाएंगे, उसको अपना प्रपोजल देंगे और कोशिश करेंगे कि डिप्रेस्ड क्लास को कुछ राइट्स मिल जाए, कुछ सेफगार्ड्स मिल जाए। और इसके साथ आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। एक बार फिर से अगर देखें तो अपन ये कह रहे हैं कि साइमन कमीशन को कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया? नवंबर 8, 1927 को। उस टाइम पे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? स्टैनली साहब थे। इस साइमन कमीशन में 7 मेंबर्स थे, बट दिक्कत ये थी कि सारे ब्रिटिशर्स थे, इंडियन एक भी नहीं था। चेयरमैन कौन थे? सर जॉन साइमन थे। लेकिन ये भी याद रख सकते हो जॉइंट चेयरमैनशिप थी, सर जॉन साइमन के साथ साथ क्लीमेंट एटली भी चेयरमैन थे, बट मेन चेयरमैन थे सर जॉन साइमन। काम क्या था इसका? इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स किए जाने चाहिए, नहीं किए जाने चाहिए, और किए जाने चाहिए तो किस तरीके से किए जाने चाहिए, उस सबको स्टडी करना और बताना। अच्छा, इंडियंस का क्या रिस्पॉन्ड था? इंडियंस ने यूनैनिमसली इसको बॉयकॉट किया। कांग्रेस का मद्रास सेशन हुआ जिसके प्रेसिडेंट थे एम.ए. अंसारी, दिसंबर 1927 में हुआ। इसमें डिसाइड किया गया कि साइमन कमीशन को बॉयकॉट किया जाएगा। इसको सपोर्ट किया हिंदू महासभा ने, इसको सपोर्ट किया मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम लीग ने, लेकिन हाँ एक छोटा सा सेक्शन था मुस्लिम लीग का जो कि साइमन कमीशन को सपोर्ट करेगा। पंजाब के यूनियनिस्ट और साउथ की जस्टिस पार्टी इस साइमन कमीशन को सपोर्ट करेंगे, बट मेजॉरिटी जो है वो साइमन कमीशन को बॉयकॉट करेगी। कमीशन बॉम्बे में लैंड करेगी फरवरी 3, 1928 को, और जब ये कमीशन लैंड करेगी तो हड़ताल की जाएंगी, रिलीज़ की जाएंगी, काले झंडे दिखाए जाएंगे, साइमन गो बैक का नारा दिया जाएगा।
यूथ बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करेगा। नेहरू बोस इस टाइम पे इमर्ज होंगे एज यंग लीडर्स, और इसी टाइम पे रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के जो सीट्स हैं उनकी भी शुरुआत हो जाएगी। पुलिस कैसे रिएक्ट करेगी, या ये कहें कि सरकार कैसे रिएक्ट करेगी, जो भी यंग लीडर्स थे जैसे नेहरू, जैसे जीबी पंत, इनको ब्रूचली पीटा जाएगा लखनऊ में। लाला लाजपत राय साहब, इसी एंटी साइमन कमीशन के प्रोटेस्ट के दौरान एक लाठी लगेगी इनको लाठी चार्ज में, एंड ही विल अल्टीमेटली पास अवे ऑन नवंबर 17, 1928। अंबेडकर साहब का स्टैंड ये था कि वो साइमन कमीशन को सपोर्ट करेंगे, साइमन कमीशन के सामने पेश होंगे और अपनी डिमांड्स को रखेंगे इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस। और इसके साथ आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।